Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कभी कभी मैं सोच रहा हूं कि अगर सट्टा बाजार ना होता तो क्या करते हम। सटोरियों से बात करके और सट्टा बाजार का भाव लेके कम से कम राजस्थान में चौक चौराहों पर बातचीत तो हो जा रही है। अब जब नतीजे आए तो आए, अभी तो लोग क्या बात करें, तो पूछते हैं पता करो आज का भाव क्या है। पहले सीट का पूछते हैं, फिर पार्टी का पूछते हैं। नया भाव जो है उसमें कांग्रेस ने जोरदार छलांग लगाई है। चुनाव से पहले 40-42 का भाव सट्टा बाजार दे रहा था और 3 फेज के बाद ही 68 से 70 का भाव आ गया है। इतना बड़ा फासला कांग्रेस ने तय किया है। अब क्यों तय किया है ये आप समझिए, मगर तय किया है। उधर बीजेपी 341 से उतरकर 92-94 294 पर आ गई है। अच्छा, भाव सबसे अच्छा जो चल रहा है बीजेपी का, 40 पैसा खाने का 50 पैसा लगाने का 40-50 का भाव कहते हैं इसको, वो 275 की है। तो आप समझिए कि बीजेपी में कितनी संख्या में, सीटों की संख्या में गिरावट आई है सट्टा बाजार में। अब ये सट्टा बाजार सही है या गलत है मैं नहीं जानता, क्योंकि इसके अलावा कोई बातचीत करने का जरिया भी नहीं बचा है। अब 4 जून को नतीजे आएंगे, उसके बीच उतार चढ़ाव का थर्मामीटर यही लगाकर बैठे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल पर पाबंदी लगा रखी है। वो 1 जून को आखिरी चरण के वोटिंग के बाद ही आएगा। ये चुनाव इस मोड़ पर आ गया है कि कंफ्यूजन भारी है, और इस कंफ्यूजन के बीच राहुल गांधी में एक नया जोश भी आया है। वो हर 3-4 घंटे में एक नया वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार इन 10 सालों में पहली बार कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि गुंजाइश बैठ रही है। मगर ये गुंजाइश कहां तक बैठ रही है? क्या बाकी के 4 चरण खत्म होते होते कांग्रेस की सीटों की संख्या 100 पार जाएगी और बीजेपी की सीटों की संख्या 250 के नीचे आएगी? मैं नहीं कह रहा हूं, ये सट्टा बाजार का जो ट्रेंड है वो मैं आपको बता रहा हूं। अभी सट्टा बाजार का ट्रेंड सही है या गलत है पता नहीं, मगर विधानसभा चुनाव में सट्टा बाजार ने 115 दिया था बीजेपी का और 68 दिया था कांग्रेस का। वो सही निकला था, इसलिए मैं कह रहा हूं सट्टा बाजार का ये ट्रेंड सही भी हो सकता है क्या। मगर कांग्रेस के लोग सट्टा बाजार को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये अभी भी 275 के आसपास इनका सबसे अच्छा भाव बीजेपी का चल रहा है। मगर जिस तेजी के साथ कांग्रेस को बढ़ा रहे हैं और बीजेपी को गिरा रहे हैं, ये भरोसा कर भी सकते हैं। अब देखिए क्या अनुमान है। मैंने कहा कि अनुमान क्या है। अब देखो राजस्थान में तो जिस तरह से जितना अच्छा भाव श्रीगंगानगर में ये कुलदीप इंदौरा को जीतने का दे रहे हैं, उतना ही अच्छा भाव राव राजेंद्र सिंह को जयपुर ग्रामीण में जीतने का दे रहे हैं। जबकि मैं राव राजेंद्र सिंह के जीतने से सहमत नहीं हूं। जितने इलाकों में बातचीत हो रही है, अनिल चोपड़ा कड़ी टक्कर में है, वो जीत भी सकते हैं। नागौर सीट को ये 60-80 का भाव दे रहे हैं, फंसा हुआ बता रहे हैं, मगर हमारे रिपोर्ट के अनुसार हनुमान बेनीवाल आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। तो ये सट्टा बाजार के गणित पर मैं बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहा हूं, मगर विधानसभा चुनाव में एक बार इन्होंने नतीजे अच्छे दिए, इसलिए मैं चर्चा कर लेता हूं। अब इनका गणित क्या है? इनका गणित क्या है कि बीजेपी को इन्हें लग रहा है कि 280 के आसपास सीटें आ जाएगी, बीजेपी की नहीं एनडीए की। इनको लग रहा है कि बिहार में 10 सीटें कम होगी, यूपी में 5 सीटें कम होगी, कर्नाटक में 10 सीटें कम होगी, महाराष्ट्र में 5 सीटें कम होगी, राजस्थान में 5 सीटें कम होगी, मध्य प्रदेश में कोई सीट कम नहीं होगी, गुजरात में कोई सीट कम नहीं होगी,
हरियाणा में 5 सीटें कम होगी, बंगाल में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, माफ़ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल में, असम और नॉर्थ ईस्ट में ये कम से कम 20 सीटें बढ़ा रहे हैं और बाकी जगह ये कम से कम 30 के आसपास सीटें घटा रहे हैं। और इस गणित में इनके हिसाब से 275 से लेकर 283 तक सबसे आइडियल है। 40 सीटें ये घटा रहे हैं मौजूदा सीटों में। बिहार, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा से ये और कुछ छोटे मोटे और राज्य हैं, उसमें ये 40 सीटें घटा रहे हैं बीजेपी का। और उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, असम, नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल से ये 18 सीटें बढ़ा रहे हैं। इस तरह से करीब 22, 23, 24 सीटों का असर पड़ रहा है। और 303 की बीजेपी की सीटें जो है, मौजूदा सीट है, वो 282-83 के बीच आ रही है। इनका मानना है कि करेक्शन को लेकर 275 के आसपास आएगी, 275 से 292 तक की। इस तरह से ये सट्टा बाजार में बना रहे हैं। मगर दूसरी तरफ जो आकलन है कांग्रेस का, उसमें ये मान के चल रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, क्योंकि बिहार में कम से कम 14 सीटें कम हो रही है, यूपी में 11 सीटें कम हो रही है, 11 सीटें मतलब 50 का आंकड़ा, कर्नाटक में 14 सीटें कम हो रही है, महाराष्ट्र में 11 सीटें कम हो रही है, राजस्थान में 6 सीटें कम हो रही है, मध्य प्रदेश में और गुजरात में 2-2 सीटें कम हो रही है, जम्मू में 2 सीट कम हो रही है, लद्दाख में 1 सीट कम हो रही है, पंजाब में 1 सीट कम हो रही है, बंगाल में 2 सीट कम हो रही है और हरियाणा में 7 सीटें कम हो रही है। यानी कि 80 सीटें कम हो रही है, 80 के आसपास सीटें कम हो रही है। और 303 में से 80 घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा, यानी 223 के आसपास बीजेपी की। अब बढ़ कहाँ से रही है? बढ़ने में उड़ीसा में 4, तेलंगाना में 4, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में, गोवा में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में, इन मिला के बाकी नई सीट जो है वो करीब 18 सीटें आ रही हैं। वो सब मिला के और इस तरह से करीब करीब 240 के पास ये बीजेपी को लाकर छोड़ रहे हैं। और एनडीए की उसमें 20 सीटें और जोड़ दें, 25 सीटें, तो 265 के पास। यानी वाजपेयी जी 1 वोट से रह गए थे, तो क्या 273 का जादुई आंकड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं छू पाएंगे? ऐसा कांग्रेस का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बन रहे हैं। मगर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बन रहे हैं तो फिर कौन बन रहा है? अब ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे देश के पहले दलित प्रधानमंत्री मिले, क्योंकि गांधी परिवार इस तरह के फ्रैक्चर मैंडेट में शायद नहीं बनना चाहेगा प्रधानमंत्री। मगर जोखिम ये है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री बनते हैं और मनमोहन सिंह के ज़माने में इस तरह सोनिया गांधी चलाती थी पर्दे के पीछे से, राहुल गांधी चलाते हैं तो और स्थिति खराब है, इसलिए राहुल गांधी को बना दें। मगर गठबंधन में जिस तरह से बिहार हो या फिर सीपीएम है या टीएमसी है या फिर सपा है, इनकी कितनी सीटें आती हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर सीटें कम भी आती है तो आंध्र प्रदेश के जो दोनों पार्टियां हैं, जगन मोहन और नायडू, इसके अलावा शिवसेना और शरद पवार, ऐसे फैक्शन हैं या फिर चौटाला के हैं या फिर शिरोमणि अकाली दल के हैं या मायावती हैं, ये सारे फैक्टर महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ये क्या है, एक अलग संभावना है जिसे लेकर इंडिया गठबंधन के लिए जो सर्वे करने वाली टीम है उनका ऐसा मानना है कि बहुत कोशिशों के बावजूद भी शायद प्रधानमंत्री ना बने। मगर उसमें भी कई लोगों का लोचा है, वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो राष्ट्रपति बीजेपी का है और द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। और एक बार मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो फिर ये वाजपेयी जी नहीं हैं, ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे। क्योंकि जितना कठोर ये दिखाई देते हैं उतना ही लचीला है। आपको पता है
सबसे महंगा सरिया कौन बिकता है? जो सबसे ज़्यादा लचीला होता है। और आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घटक दलों की ज़रूरत थी तो अपने आवास से निकले थे और पैदल पैदल खाना खाने के लिए रामविलास पासवान के घर चले गए थे। आप सोचिए कितना लचीलापन है उनके स्वभाव में, और कैसे चंद्रबाबू नायडू को बांह पकड़ के अपने पास बैठाए थे, खींचकर। नायडू भाग रहे थे, वो खींच रहे थे। इतना ज्यादा पकड़कर अपना बनाने वाली कला मुझे तो किसी नेता में दिखाई देती नहीं है। इसलिए जो कहा जा रहा है कि मोदी का ऐसा रुख है कि एनडीए के पार्टनर मिलने में तकलीफ होगी, ये वक्त के साथ और हालात के साथ जितनी आसानी से बदल सकते हैं, शायद ही कोई राजनेता बदल सकता है। इसलिए अभी भी संभावना और गुंजाइशें बनी हुई है। नतीजे बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करा रहे हैं और इस बीच गुणा भाग का खेल जारी है। हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। अब की बार कितना पार, कितना जोर शोर से नारा शुरू हुआ था, अब की बार 400 पार। नारे अब ज़्यादा ये सुनाई नहीं दे रहे हैं। क्या बीजेपी को भी अंदेशा हो गया है कि छोड़िए सत्ता कैसे आए, इसी पर विचार कीजिए। और तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोज गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। मगर चेंज हो रहा है क्या, ये पब्लिक है, सब जानती है। अब देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।